सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम अध्याय 7 कक्षा 11वीं फिजिक्स अध्याय 7 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने घूर्णी गति अध्याय 6 तक कंप्लीट किया था। अध्याय 7 में आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में। बच्चों, इस अध्याय में हमारे लिए गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण बहुत महत्वपूर्ण है और हम जानते हैं पूरे ब्रह्मांड की जो स्ट्रक्चर है, हमारी पूरे सौरमंडल की जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं इस गुरुत्वाकर्षण बल से ही मैनेज हो रही है। अब पहले इसमें बहुत सारे गुरुत्वाकर्षण के बारे में और पृथ्वी के सौरमंडल के बारे में पहले बहुत से सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते रहे हैं। अब उसी प्रस्तावना में मैं कुछ लोगों वैज्ञानिकों के नाम आपके सामने ला रहा हूँ। इसमें सबसे पहले नाम आता है वो टॉलमी का। सबसे पहला नाम किसका आता है बच्चों? टॉलमी का। टॉलमी कौन थे? टॉलमी एक यूनानी विद्वान थे जिन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित आज से 2000 साल पहले, कब? 2000 वर्ष से पूर्व टॉलमी ने एक सिद्धांत दिया था। इसको बोलते थे भूकेंद्रीय सिद्धांत या भूकेंद्रीय मॉडल। किसने दिया था? ये टॉलमी ने। ठीक है ना। तो टॉलमी ने एक सिद्धांत दिया था, इसको कहते हैं भूकेंद्रीय मॉडल। भू मतलब पृथ्वी, केंद्रीय मतलब केंद्र में है। तो टॉलमी ने बताया था कि पृथ्वी केंद्र में है, अर्थ जो है कहाँ पर है? केंद्र में, और सूर्य से सभी ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य भी इसी में है ना, बुध भी इसी में है, शुक्र भी इसी में है, सारे के सारे सब यहाँ पर इसके चक्कर लगा रहे हैं। किसने दिया था? टॉलमी ने। और मजे की बात है कि इसको कई वर्षों तक, लगभग 400 से भी ज्यादा वर्षों तक या हजार वर्ष तक भी इसको मानते रहे थे कि सही है। तो आपको इतिहास के तौर पर याद रखना है, टॉलमी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? भूकेंद्रीय मॉडल। भूकेंद्रीय मतलब पृथ्वी केंद्र में है और सभी ग्रह उसके क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है ना। फिर 5वीं सदी में हमारे ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट है। कब? 5वीं सदी में लगभग, 5वीं सदी में लगभग आर्यभट्ट ने बताया कि नहीं, ये सिद्धांत जो दिया है टॉलमी ने ये गलत है। आर्यभट्ट ने बताया कि सूर्य केंद्र में है, सूर्य केंद्रीय माने, सूर्य केंद्रीय माने उन्होंने बताया आर्यभट्ट ने कि नहीं, सूर्य केंद्र में है और सभी ग्रह उसके क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है ना। इसको सूर्य केंद्रीय मॉडल कहते हैं। ये दिया था किन्होंने? आर्यभट्ट ने। लेकिन जब 5वीं सदी में आर्यभट्ट ने दिया, उसके भी 1000 वर्ष पश्चात आर्यभट्ट के 1000 वर्ष पश्चात, क्योंकि आर्यभट्ट ने जो सूर्य केंद्रीय मॉडल दिया उसका डिटेल्स आर्यभट्ट के द्वारा ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। और इसके बाद इस सिद्धांत को और स्टडी करके एक और बौद्ध भिक्षु जिनका नाम था निकोलस कोपरनिकस कौन थे? बौद्ध भिक्षु। निकोलस कोपरनिकस ने सिद्धांत दिया, इसको भी कहा सूर्य केंद्रीय मॉडल। सूर्य केंद्रीय मॉडल ये दिया। एक किसने दिया था? निकोलस कोपरनिकस ने दिया था। निकोलस कोपरनिकस ने कब दिया था? 15वीं सदी में। ठीक है ना। कब दिया था ये? 15वीं सदी में। एक 5वीं सदी और एक कौन सी सदी में? 15वीं सदी में। ठीक है। तो निकोलस कोपरनिकस, सबसे पहले टॉलमी ने बताया भूकेंद्रीय मॉडल, आपसे करीब 2000 साल से भी ज्यादा पहले। इसने बताया कि भूकेंद्रीय मॉडल में पृथ्वी केंद्र में है और सभी ग्रह पृथ्वी सहित उसके सूर्य सहित सभी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। आर्यभट्ट ने बताया 5वीं सदी में नहीं, सूर्य केंद्रीय मॉडल दिया कि ऐसा नहीं है, सूर्य केंद्र में है। इसमें ज्यादा डिटेल नहीं आया। फिर बौद्ध भिक्षु निकोलस कोपरनिकस ने 15वीं सदी में विस्तृत सूर्य केंद्रीय मॉडल दिया और इसको सपोर्ट किया। ये जो आपके सामने जो भिक्षु का नाम लिखा हुआ है, ये थे कहाँ के? पोलैंड के। ये कहाँ के थे? पोलैंड के थे।
पोलैंड के, ठीक है ना, निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने सूर्य केंद्रीय मॉडल दिया और निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत को सपोर्ट किया था किसने? गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने, क्योंकि पहले सपोर्टर मिलना भी बहुत मुश्किल थी। अब क्या होता था कि इस सदी में जब निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय मॉडल दिया, तब इसको सपोर्ट दिया किसने? गैलीलियो ने। गैलीलियो उस समय के बहुत प्रख्यात एस्ट्रोनॉट थे, मतलब कहना चाहिए कि एक प्रकार से ज्योतिषाचार्य भी कहना चाहिए और वैज्ञानिक भी तत्कालीन अच्छे, ठीक है ना, अच्छे वैज्ञानिक थे उस समय के, बहुत नाम था गैलीलियो का। तो गैलीलियो उसको सपोर्ट किया। जब गैलीलियो ने इसका सपोर्ट किया तो आप जानते हो क्या हुआ? गैलीलियो को तत्कालीन जो गिरजाघर थे उन्होंने इसको इस सिद्धांत को फॉलो करते थे, इसको इन्होंने इसको झुटलाया और इसको सपोर्ट किया, इसलिए इनको जेल में डाल दिया गया। जो तत्कालीन राजा थे, जो उन्होंने इसको गिरजाघर की मान्यता के विपरीत माना, क्योंकि वहाँ गिरजाघरों में भी ये मान्यता प्रचलित थी कि नहीं, भूकेंद्रीय मॉडल सही है, पृथ्वी केंद्र में है। इतिहास है, अब इसको थोड़ा और बुक में पढ़ना। तो ये गैलीलियो को उस समय उन्होंने जेल में डाल दिया था, ठीक है ना। जब यहाँ तक का जो ये सफर है, ये इतिहास में ये हम इसको जानते हैं। और इन जो वैज्ञानिक हुए, इनके सबके काम को, इन सबके काम को आगे बढ़ाया बाद में किसने? न्यूटन ने। न्यूटन ने इस काम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया और 1687 के अंदर इन्होंने 1687 में किसने? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। गुरुत्वाकर्षण, ये वाला नियम दिया, गुरुत्वाकर्षण नियम, ये किसने दिया? न्यूटन ने। तब इसको और बल मिल गया। तो ये हमारे पास एक छोटा सा इतिहास था गुरुत्वाकर्षण के सफर का। तो सबसे पहले टॉलमी, थोड़ा सा याद रखना है, 2000 वर्ष पूर्व भूकेंद्रीय मॉडल दिया था। उसके बाद 5वीं सदी में, मतलब इससे लगभग 400 वर्ष पश्चात आर्यभट्ट ने सूर्य केंद्रीय मॉडल दिया। फिर निकोलस कोपरनिकस ने इसको पूरा विस्तृत रूप में 15वीं सदी में दिया, सूर्य केंद्रीय मॉडल। इसको गैलीलियो ने सपोर्ट दिया और 1687 में न्यूटन ने अपना गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, जिससे और हुआ, ठीक है ना। और इसके बाद फिर हमारे पास आता है एक और साइंटिस्ट का नाम, एक और साइंटिस्ट है ना, जिनका नाम था हमारे पास ब्रे, जिनका नाम हमारे पास क्या आता है? एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम हमारे पास आता है टाइको ब्रे। टाइको ब्रे, इनका अपन को नाम याद रखना है, टाइको ब्रे। टाइको ब्रे इतने गजब के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1546 से लेकर के 1601 तक इनका जीवन काल रहा। इन्होंने अपने पूरा जीवन का अधिकतम समय, अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अधिकतम समय कहना चाहिए, आकाशीय पिंडों को देखने में निकाल दिया। आकाश की ओर ही देखते रहे, इतना ही देखते रहे आकाश की ओर, किसकी ज्योति ही लगभग धुंधली, या कहना चाहिए कि जीरो हो गई। कौन थे वो? टाइको ब्रे। क्या किया था इन्होंने? ये डेनमार्क के थे। इन्होंने इन्होंने अपना जीवन का अधिकतर समय ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्रों को देखने में ही बिता दिया, देखने में बिता दिया, ठीक। और वहां से कुछ आंकड़े एकत्रित किए, किसने? टाइको ब्रे ने। फिर वहां से उन्होंने कुछ आंकड़े एकत्रित किए है ना, ब्रह्मांड को देख करके। उन आंकड़ों का अवलोकन किया किसने? केपलर ने। केपलर केपलर ने इनके द्वारा दिए गए आंकड़ों का अध्ययन किया और केपलर ने फिर इसके बाद नियम दिए, 3 नियम, जिन्हें हम केपलर की ग्रह गति संबंधी नियम कहते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा कोर्स। क्या? टाइको ब्रे कहाँ के थे? डेनमार्क के थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने जीवन का लगभग पूरा समय ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्रों की चालों, गतियों, उनके अस्त, उदय, ग्रहण आदि सब स्थितियों को देखने में व्यतीत किया और वहां से जो ऑब्जर्वेशन मिले उनको लिखा। इनके ऑब्जर्वेशन को किसने स्टडी किया? केपलर ने स्टडी किया। केपलर ने जब इनको स्टडी किया तो उसके आधार पर केपलर ने कुछ नियम निकाले, जिन्हें हम केपलर के ग्रह गति संबंधी नियम कहते हैं। ये कितने हैं हमारे पास? 3 नियम। 3 नियम यहाँ पर निकल करके अपने पास आएंगे। ये हमारे पास था एक छोटा सा
व्यू कि कैसे हमारा गुरुत्वाकर्षण या जो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी है कैसे कैसे परिवर्तित होती हुई हम तक पहुंची, ठीक है ना। साथ ही इसमें आपको कुछ आंकड़े भी मैं यहाँ पर प्रस्ताव में देना चाहता हूँ। सबसे पहले सूर्य जो कि एक ग्रह है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में, सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। लगभग कितने मिनट लगते हैं? 8 मिनट। 8 मिनट में लगभग सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है। इस कैलकुलेशन के आधार पर हम चूंकि प्रकाश की चाल हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो सूर्य के प्रकाश को यहाँ तक आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं और इस आधार पर पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, सूर्य की दूरी कहाँ से? पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर आकलित की गई, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है ना। माने सूर्य हमसे लगभग कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है ना। ये सूर्य की हमसे क्या है? वो दूरी है। किस आधार पर निकाली गई कि लगभग 8 मिनट में प्रकाश यहाँ तक पहुंचता है और उसके अलावा हम जानते हैं कि ये इतना है। और एक दूरी को मैं ले लूं तो एक्चुअली में 14 करोड़ 98 लाख निकलती है, लेकिन ये हम लगभग 15 करोड़ किलोमीटर ले लेते हैं सूर्य की हमसे दूरी। सूर्य के प्रकाश को हम तक आने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। अब सूर्य के हम द्रव्यमान पर भी बात कर लेते हैं। सूर्य का जो द्रव्यमान आकलित किया गया, सूर्य का द्रव्यमान, ये आंकड़े में आप इसलिए बता रहा हूँ, नॉलेजेबल है, हमें थोड़ा याद रखना पड़ेंगे, कहीं कहीं ये काम आएंगे। सूर्य का द्रव्यमान हुआ है वो 1.99 × 10⁻30, 1.99 × 10⁻30 किलोग्राम लगभग, ये सूर्य का द्रव्यमान है। कितना है? 1.99 × 10⁻30। पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? लगभग पृथ्वी का द्रव्यमान, तो पृथ्वी का द्रव्यमान हमारे पास आता है वो 5.98 × 10⁻24, 5.98 × 10⁻24 किलोग्राम, ये हमारे पास पृथ्वी का द्रव्यमान है, ठीक। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 × 10⁻24, सूर्य का द्रव्यमान 1.99 × 10⁻30। अब आता है इनकी त्रिज्या। तो सूर्य की जो त्रिज्या है, सूर्य की त्रिज्या, इससे साइज का पता चलेगा। सूर्य की त्रिज्या, सूर्य की जो आंकलित त्रिज्या हमारे पास है ये है लगभग 6.96 × 10⁸ मीटर, 6.9 × 10⁸ मीटर, ये हमारे पास सूर्य की त्रिज्या है। कितनी है सूर्य की त्रिज्या? 6.9 × 10⁸ या 6.96 भी ले लेते हैं × 10⁸ मीटर। तो आप समझ सकते हो ये कितनी लगभग निकलेगी, है ना। किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 घातें कम हो जाएंगी, तो ये 10 घात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक। सूर्य की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या अगर इस पर बात करें तो पृथ्वी की त्रिज्या हमारे पास आती है 6.96 × 10⁻6 मीटर, 6.96 × 10⁻6 मीटर, ये किसकी त्रिज्या है? ये हमारे पास पृथ्वी की त्रिज्या है, 6.96 × 10⁻6 मीटर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है, ये कुछ आंकड़े हैं जो हमें प्रायः चाहिए पड़ेंगे। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का द्रव्यमान लगभग 1.99 × 10⁻30 किलोग्राम है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 5.98 × 10⁻24 किलोग्राम है। सूर्य की त्रिज्या लगभग 6.96 × 10⁸ मीटर है और पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6.96 × 10⁻6 मीटर है, ठीक है ना। ये हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जो कि पृथ्वी और सूर्य से संबंधित है। इसी प्रकार हम जानते हैं जो आकाशीय पिंड ग्रहों इसकी परिक्रमा करते हैं, ग्रहों की, वो कहलाते हैं उपग्रह, ठीक है ना। सबसे पहले आते हैं ग्रह, स्टार, तारे कहलाते हैं। वे आकाशीय पिंड जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है वो तारे कहलाते हैं। सूर्य एक तारा है। तारों का जो चक्कर लगाते हैं, राउंडेड रहते हैं चारों तरफ, एक सामान्य सी परिभाषा बता रहा हूँ, वो ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की जो परिक्रमा करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होंगे, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक जो प्रकृति से प्राप्त हैं
और कृत्रिम जो मनुष्य ने बनाए हैं। तो प्राकृतिक उपग्रह में हमारे पास आता है चंद्रमा। आप जानते ही हैं चंद्रमा हमारा प्राकृतिक उपग्रह है। तो अगर मैं चंद्रमा के कुछ आंकड़ों के बारे में बात करूं चंद्रमा की, तो चंद्रमा की जो त्रिज्या है, चंद्रमा की त्रिज्या, चंद्रमा की जो त्रिज्या है ना, चंद्रमा की त्रिज्या ये है वो हमारे पास 1.74 गुणा 10 घात 6, 1.74 गुणा 10 घात 6 मीटर। ये हमारे पास चंद्रमा की क्या है, वो त्रिज्या है। ठीक है ना। अब अगर मैं चंद्रमा के द्रव्यमान की बात करूं, चंद्रमा का द्रव्यमान, द्रव्यमान तो जो हमारे पास है वो लगभग 7.36 गुणा 10 घात 22, 7.36 गुणा 10 घात 22 किलोग्राम। जी हमारे पास चंद्रमा का द्रव्यमान है, जो एक लगभग वैल्यू है। और चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी, चंद्रमा की दूरी, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर या 3.84 गुणा 10 घात 8 मीटर। ये हमारे पास है वो दूरी चंद्रमा की पृथ्वी से। ठीक है ना। और चंद्रमा का परिक्रमण काल कितना है, चंद्रमा का परिक्रमण काल मतलब पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगा समय, ये है लगभग 27.3 दिन, 27.3 दिन लगभग। तो ये कुछ आंकड़े आप लोगों को मतलब बुक में आपकी दिए हुए हैं, इनको अपन को ऐसे नॉर्मली याद रखना है। ठीक है ना। इसके बाद हम अध्याय पर शुरुआत करेंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको इसको रिवाइज करा दूं। सबसे पहले कौन सा मॉडल आया था, भूकेंद्रीय मॉडल टॉलमी ने दिया था। उसके बाद आर्यभट्ट ने बताया सूर्य केंद्रीय मॉडल। आर्यभट्ट के लगभग 1000 वर्ष पश्चात किस कौन आए, कोपरनिकस ने बताया सूर्य केंद्रीय मॉडल, उसको सपोर्ट दिया गैलीलियो ने। फिर इसके बाद आए कौन, ब्रेह। ब्रेह ने क्या किया, पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन किया। उनके अवलोकन से प्राप्त बिंदुओं के आधार पर कौन आए, केपलर। तो केपलर ने दिए हमारे लिए नियम, गति के नियम, ग्रह गति के, वो हमें यहाँ से पढ़ना चालू करना है। और साथ में ये सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। सूर्य की दूरी यहाँ से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का द्रव्यमान लगभग 1.99 गुणा 10 घात 30 किलोग्राम है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 5.98 गुणा 10 घात 24 किलोग्राम है। सूर्य की त्रिज्या लगभग 6.96 गुणा 10 घात 8 मीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6.96 गुणा 10 घात 6 मीटर है। चंद्रमा की त्रिज्या लगभग 1.74 गुणा 10 घात 6 मीटर है। चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग 7.36 गुणा 10 घात 22 किलोग्राम है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग 3.84 गुणा 10 घात 8 मीटर है। और चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 27.3 दिन का समय लगता है। ये जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में प्रस्तावना यानी भूमिका में दिए हुए। ठीक है ना। भूमिका में ये आंकड़े आप को और अच्छे से इस चीज को स्टडी करना हो तो आप अपने एनसीईआरटी की जो बुक है उसका अध्याय 7 की भूमिका को आप पढ़ लेना, तो उसकी भूमिका में आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। अब आते हैं हमारे पास केपलर के नियम। केपलर के नियम ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ये यहाँ से हमारे अध्याय की अब थ्योरी की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले किसके नियम आते हैं, केपलर के। तो केपलर ने नियम कहाँ से दिए थे, आपको याद है, ब्रेह ने जो पूरा का पूरा स्टडी किया था ब्रह्मांड का, उन ब्रेह के अवलोकनों को, उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे, उन ऑब्जर्वेशंस को इन्होंने स्टडी किया केपलर ने। तो फिर उन्होंने नियम दिए। तो केपलर ने ग्रह गति संबंधी 3 नियम प्रतिपादित किए थे। ठीक है ना। सबसे पहला नियम है वो हमारा कक्षा का नियम। सबसे पहले है वो कक्षा का नियम, कक्षा का नियम या इसी को कहते हैं अपन प्रथम नियम। प्रथम नियम अच्छा एक क्रम से जाने जाते हैं, प्रथम नियम या कक्षा का नियम। ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर, सूर्य के
चारों ओर दीर्घवृत्तीय दीर्घवृत्तीय कक्षा में दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य इसके किसी एक फोकस या नाभि किसी एक फोकस पर स्थित होता है। सबसे पहला नियम ये दिया। पहला नियम क्या दिया केपलर ने? पहला नियम दिया कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है तो सूर्य इसके एक फोकस पर स्थित होता है। तो अभी तक क्या माना जाता था? देखो, दीर्घवृत्तीय मतलब ये ऐसे घूमता है इस टाइप से, ये जैसे ए होते हैं, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त की दो नाभियां होती हैं बच्चों, है ना, दो इसके फोकस होते हैं, दो। ये हम जानते हैं, आप इसको जो 11वीं क्लास में अध्याय 10 है गणित में, उसमें आप इस चीज को पढ़ेंगे। तो ये इसके दो फोकस होते हैं। एक फोकस ये जैसे वृत्त का एक केंद्र होता है, इसलिए समझिए इसके दो केंद्र हैं। तो एक केंद्र पर ऐसे यहाँ पर है तो यहाँ पर सूर्य होगा और यहाँ पर ये प्लेनेट घूम रहा है, यहाँ पर ये जो अर्थ है या कोई भी प्लेनेट उस पर घूम रहा है। तो इस टाइप से ये, तो अगर ये जो पृथ्वी का अभी तक मानते थे अपन कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूम रही है, वृत्तीय, और सेंटर में क्या है? सूर्य है और ये पृथ्वी घूम रही है, ये अपन ऐसा मानते थे, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं है, वो नहीं है। केपलर ने बताया कि ग्रह जो हैं, चाहे पृथ्वी हो, बुध हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, कोई भी हो, ये जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय इलिप्स पाथ बोलेंगे इसको, दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हैं, ठीक है ना। इसके किसी एक फोकस पर कौन होता है? सूर्य होता है, एक फोकस पर। बात समझ में आई? कहाँ आ गई होगी। तो ये हमारे पास है वो, ये पहला नियम, ठीक है ना। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य, अब ऐसे में इससे कंडीशन क्या है, दोनों में अंतर क्या है? इसमें तो क्या है, अगर हम ये माने कि वृत्तीय कक्षा में घूमता है तो हर एक स्थिति में सूर्य से दूरी बराबर रहेगी, ये तो कम बढ़ होगी नहीं अगर वृत्तीय कक्षा में घूमता है। लेकिन वास्तव में अगर वह दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमता है तो देखिए दूरी बदलेगी। यहाँ पर देखो सूर्य के पास आ रहा है, देखो ये वाली दूरी कम है, तो यहाँ पर सूर्य के पास आ रहा है, फिर यहाँ से सूर्य से दूर होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा है? हाँ, होता जा रहा है। तो कभी यह सूर्य के पास से गुजरता है, कभी यह सूर्य के दूर से गुजरता है ग्रह। तो ये बताया था किसने? केपलर ने। तो इसको अपन बोलते हैं केपलर का प्रथम नियम या कक्षा का नियम। क्या कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य इसके किसी एक फोकस पर स्थित होता है, या तो यहाँ या यहाँ, ठीक है। इससे फायदा क्या, इससे अंतर क्या आया? इससे अंतर यह आया कि जब सूर्य के पास से गुजरेगा तो ज्यादा गर्मी का सामना करेगा और दूर से गुजरेगा तो कम गर्मी का सामना करेगा। इस प्रकार जो गर्मी और ठंड हमें फील होती हैं वो भी इस बात को सपोर्ट करती हैं कि प्रत्येक जो ग्रह है वह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमता है और किसी एक पर कौन स्थित होता है? सूर्य स्थित होता है। पहला नियम सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब अपने पास आता है दूसरा नियम। दूसरा द्वितीय नियम होता है, इसको अपन बोलते हैं क्षेत्रफल का नियम। इसको अपन क्षेत्रफल का नियम इस नाम से भी जानते हैं। ये हमारा द्वितीय नियम केपलर का द्वितीय नियम, ठीक है ना। द्वितीय नियम क्या कहता है? ये कहता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है या निर्मित करती है, ठीक है ना। अर्थात मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, अर्थात ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। ग्रहों की क्षेत्रीय चाल कैसी होती है? नियत होती है। ये केपलर का दूसरा नियम है। बिल्कुल मैं अभी समझाने वाला हूँ, आप समझ जाओगे।
केपलर का दूसरा नियम, ये नियम क्या कहता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। इसको ऐसे समझिए, ये मान लीजिए एक सूर्य है इस फोकस पर, और ये मान लीजिए कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है, ये उसकी स्थिति है P1, फिर यहाँ पहुंचा P2, फिर यहाँ पहुंचा P3, P3, P4, इस टाइप से उसकी स्थिति बदल रही है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, मान लीजिए P1 से P2 तक जाने में जितना समय लगता है उतना ही P2 से P3 तक जाने में लगता है, उतना ही P3 से P4 तक जाने में लगता है। तो वो कह रहा है कि ये मैंने सूर्य से मिला दिया, ये पहली स्थिति थी, यहाँ से यहाँ तक मान लो उसको डेल्टा टी समय लगता है, यहाँ से यहाँ तक भी उसको डेल्टा टी समय लगता है, यहाँ से यहाँ तक भी डेल्टा टी समय लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में पहले स्थिति P1 थी, तो P1 से ग्रह को मिलाया, तो इसकी स्थिति P2 होगी डेल्टा टी समय पश्चात, तो इसको भी ग्रह से मिला दिया। तो यहाँ पर जो ये एरिया बना है इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा, ये क्षेत्रफल, ये वाली बात कर रहा है, ये क्षेत्रफल, ठीक है ना। फिर इतने ही समय में मान लो P2 से P3 तक पहुंचा, तो ये वाला जो क्षेत्रफल निर्मित हुआ, ये वाला क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल बराबर होंगे, बराबर होंगे। मैं यहाँ से इसको मिला देता हूँ, ये वाला क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर। अर्थात ये कहता है कि क्षेत्रफल अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक भी डेल्टा टी समय लगा है, यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ तक भी, तो क्या होगा, मतलब जो क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या है, या क्षेत्रफल किसका, एस P1 P2 है, माने P1 P2 S, इसका जो क्षेत्रफल है ना, इस एरिया का जो क्षेत्रफल एरिया P1 P2 S, ये काय के बराबर होगा, क्षेत्रफल P2 P3 S के बराबर, P2 P3 S के बराबर। और ये किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल P3 P4 S के बराबर। मतलब ये सारे के सारे क्षेत्रफल, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, सारे एरिया इक्वल होते हैं। इसको बोलते हैं कि ग्रहों की क्षेत्रीय चाल कैसी होती है, नियत होती है। तो क्या बोली कि ग्रहों को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समांतराल में, ड्यूरेशन टाइम बराबर लेने का, यहाँ से यहाँ तक मैंने 5 मिनट लिया है, तो ये भी 5 मिनट का, ये भी 5 मिनट का लेना है, ठीक है ना। समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात 6 ग्रहों की क्षेत्रीय चाल कैसी होती है, नियत होती है। ये हमारे पास आ गया इसका दूसरा नियम। तीसरा नियम है, इसको बोलते हैं आवर्तकाल का नियम, आवर्तकाल का नियम, ठीक है ना। ये हमारा तृतीय नियम है, तृतीय नियम, आवर्तकाल का नियम, ठीक है ना। ये नियम क्या कहता है, ये कहता है कि प्रत्येक ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग, आवर्तकाल का वर्ग उसकी सूर्य से माध्य दूरी, उसकी सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है, ठीक है ना। ये क्या कहता है कि प्रत्येक ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग उसकी सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, ये देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी की कक्षा है, ये सूर्य है। अब ये पृथ्वी का मान लो ये है सबसे दूर की दूरी, और ये है सबसे पास का पॉइंट P1, और ये P2, ये सबसे पास का पॉइंट है, ये सबसे दूर का पॉइंट है। तो ये है सबसे अधिक दूरी, ये है सबसे कम दूरी, तो दोनों का औसत निकाल दो, इनका औसत, उसको कहेंगे माध्य दूरी। तो मान लीजिए माध्य दूरी है कितनी, R, एवरेज डिस्टेंस जो है सूर्य से पृथ्वी की एवरेज डिस्टेंस मान लीजिए R है, ठीक है ना। कोई भी ग्रह ले लें, लेकिन हम यहाँ पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं। तो औसत दूरी कितनी आ गई R, तो वो कहता है कि, और मान लीजिए इसको पूरा चक्कर लगाने में T टाइम लगता है, T टाइम लगता है। तो ये कह रहा है कि इसका T का जो वर्ग है ये R के घन के अनुक्रमानुपाती होगा, ये कह रहा है। मतलब प्रत्येक ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग, आवर्तकाल का वर्ग, हाँ ये है, सूर्य से औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको बोलते हैं अपन काय का नियम,
आवर्तकाल का नियम, ठीक है ना। तो ये हमारा केपलर का कौन सा नियम हो गया, तीसरा नियम हो गया। तो क्या बोलता है केपलर का तीसरा नियम कि प्रत्येक ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। या मैं इसको ऐसा लिख देता हूं कि T1 का वर्ग बटे T2 का वर्ग इक्वल टू R1 का घन बटे R2 का घन, ये ठीक है ना। तो अलग अलग आवर्तकालों पर जब आपको कोई सवाल ऐसा आएगा तो फिर अपन इसके आधार पर इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, इसमें आपको ध्यान रखना है जैसे पृथ्वी का जो आवर्तकाल है वो कितना होता है, पृथ्वी का आवर्तकाल माने पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में लगा समय तो 365 दिन 6 घंटे, यानी कि एक वर्ष जिसको बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं प्लूटो की बात करूं जो सबसे दूर का ग्रह है, आपको पता है अब तो खैर ग्रह की श्रेणी में आता नहीं है, लेकिन अगर हम मान लें प्लूटो जिसको अपन यम बोलते हैं प्लूटो, उसको एक चक्कर लगाने में 247 वर्ष लगते हैं, 247 वर्ष। ये सूर्य है, मतलब प्लूटो इतना दूर है। कौन से नंबर पर आएगा प्लूटो, 9वें नंबर पर, है ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ऐसे ऐसे 9वें नंबर पर आएगा। तो प्लूटो का जो आवर्तकाल है वो कितना होता है, 247 वर्ष, माने पृथ्वी के 247 वर्ष के बराबर होता है। यानी कि जब पृथ्वी पर 247 वर्ष हो जाएंगे तब प्लूटो पर एक वर्ष होगा। यानी कि प्लूटो एक चक्कर, तो आप सोचिए कितना ज्यादा दूर है। तो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में उतना ही समय लेता है जितने में पृथ्वी 247 चक्कर लगा लेती है। इसी पे तो ये सबसे दूर का है। सबसे पास में कौन है, बुध। तो बुध को एक चक्कर लगाने में 81 दिन लगते हैं, 81 डेज, ठीक है। तो बुध का आवर्तकाल 81 दिन पृथ्वी के समय से जोड़ रहे हैं, और प्लूटो का आवर्तकाल 247 वर्ष इतना होता है। पृथ्वी का हम एक वर्ष मानेंगे, तो पृथ्वी का अगर एक वर्ष माने 365 दिन 6 घंटे, तो उस आधार पर अगर हम देखें तो सूर्य का प्लूटो का होता है 247 वर्ष लगभग, और बुध का होता है 81 दिन लगभग, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है वो ग्रह गति संबंधी केपलर के नियम बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से आपको स्टडी कर लेना है इनको। पहला नियम कहलाता है कक्षा का नियम, दूसरा नियम कहलाता है क्षेत्रफल का नियम, तीसरा नियम कहलाता है आवर्तकाल का नियम। एक और मजे की बात है, इस नाम से भी आपको पूछे जाते हैं। क्या, उन्होंने कहा कि केपलर के प्रथम नियम खालिस्तान नियम के नाम से जाना जाता है। इस नियम के नाम से जाना जाता है कक्षा का नियम, इस नाम से जाना जाता है। प्रश्न आ गया कि केपलर का द्वितीय नियम खालिस्तान नाम से जाना जाता है, क्षेत्रफल के नियम के नाम से। तीसरा नियम आवर्तकाल का नियम, इस नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे पास थे ग्रह गति संबंधी केपलर के नियम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के लिए, और सामान्य ज्ञान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सामान्य ज्ञान के लिए भी। चलिए, केपलर के नियम के बाद अब हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे। सभी लोग इसको जानते हैं, नाम तो आपने इसका सुना ही है गुरुत्वाकर्षण बल का, ठीक है। तो हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे। क्या कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल, क्या कहलाता है, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। दो द्रव्यमान पिंडों के बीच, कोई भी दो द्रव्यमान वाले पिंड हैं, वह दो उनके बीच जो बल लगता है उसी को अपन क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, दो द्रव्य पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। दो द्रव्य पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। द्रव्य पिंड मतलब इसमें द्रव्यमान हो, है ना, यानी कि इसका जो कारण है वह क्या है, द्रव्यमान है। तो दो द्रव्य पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। या अपन ऐसे भी आपको बुक में कैसे भी दिया हुआ है कि कोई ग्रह अपने आसपास स्थित वस्तुओं पर जो आकर्षण बल लगाता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पर सिर्फ ग्रह का मतलब थोड़ी है, वो तो दो पिंडों के बीच में कहीं पर भी लग रहा हो तो वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। तो दो द्रव्य पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसमें एक शब्द आता है गुरुत्व। गुरुत्व, गुरुत्व क्या कहलाता है, तो जब पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में, जब किसी विशेष गैर जैसे कि पृथ्वी किसी आसपास की वस्तुओं पर जो
आकर्षण बल लगाती है उसको अपन गुरुत्व कहते हैं, है ना। यानी कि पृथ्वी द्वारा वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल। ध्यान देना, ये मैं क्या कर रहा हूँ, आकर्षण बल माने जब हम पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में गुरुत्वाकर्षण बल का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में, तो फिर उसको हम गुरुत्व शब्द बोलते हैं, ठीक है ना। तो पृथ्वी द्वारा वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल गुरुत्व भी कहता है, माने गुरुत्वाकर्षण बल ही है गुरुत्व। गुरुत्वाकर्षण बल को भी अपन क्या कहेंगे, गुरुत्व। लेकिन जब हम गुरुत्व बोल देंगे तो इसका मतलब हुआ हम पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन कर रहे हैं, और अन्य ग्रहों के बारे में जब वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का अध्ययन करेंगे अन्य दूसरे ग्रहों के परिप्रेक्ष्य में, तो गुरुत्वाकर्षण बल कह देंगे। तो गुरुत्व का मतलब क्या है, यहाँ पर पृथ्वी द्वारा वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल। हम जानते हैं पृथ्वी प्रत्येक वस्तु का प्रयोग खींचती है, प्रत्येक वस्तु, तो वही क्या कहलाता है, गुरुत्व। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है, दो द्रव्य पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। या ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्व क्या कहलाता है, पृथ्वी द्वारा वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल, इसको अपन कहते हैं गुरुत्व, ठीक है। तो गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण बात एक ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा शॉर्ट में उसमें बोल दिया गया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर पढ़ना है सबसे महत्वपूर्ण न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। आपने सुना होगा न्यूटन की थ्योरी, अक्सर बच्चों को बता देते हैं और आती भी है कि न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, वो सेब नीचे गिरा तो उनके मन में विचार आया कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों गया, है ना। तो ये उनके जीवन काल की एक छोटी सी घटना इससे से जुड़ी हुई है। फिर उन्होंने ये ठाना कि हम ये पता करेंगे, क्योंकि तत्काल में जो उस समय जो उनके टीचर्स थे वो इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, तो फिर न्यूटन ने इसका बीड़ा उठाया कि हम ये पता लगाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो कई वर्षों के अध्ययन के पश्चात सन 1687 के समथिंग उन्होंने फिर एक नियम दिया, जिसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के नाम से जानते हैं। अब ये नियम क्या कहता है इसको आप समझ लें, ठीक है ना, परीक्षा के लिए। ये नियम कहता है, जैसे मान लीजिए, चलो पहले इसको लिख लेते हैं। ये नियम कहता है कि जो इस यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसमें प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या लिखेंगे, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड पिंड माने जिसमें द्रव्यमान होगा, पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है ना, ये लिखा है। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है ना। इसका मान कितना होता है, इसका मान दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की, वहां के बीच की मतलब केंद्रों की, याद रखना, उनके बीच मतलब उनके केंद्रों के बीच की, ध्यान रखना, उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पर उनके बीच की दूरी का मतलब होता है केंद्रों के बीच की दूरी, है ना, केंद्रों के बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा यह बल उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है ना। ये है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। तो क्या कहता है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम बच्चों? ये नियम कहता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब पूरे सब जगह एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये नाम परिभाषा हो गई है ना। इसका मान दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी का मतलब केंद्रों के बीच की दूरी लेना है। ठीक है ना। के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा यह बल उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा का अनुदिश कार्य करता है। अब यहाँ पर केंद्र लिया, जैसे अब कोई चौकोर वस्तु है तो कहाँ से आएगा? तो एक प्रकार से केंद्र का मतलब यहाँ पर उनका एक गुरुत्व केंद्र होता है। तो मैं उस पर भी अपन को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है, और पर इसको डिफाइन करने के लिए हम पिंड को गोल ले लेते हैं प्राय, है ना। लेकिन ये सब के लिए है। ठीक। तो अपन ये मान लिया जैसे हमारे पास ये दो पिंड हैं, ठीक है ना। इनके केंद्रों के बीच की दूरी मान लीजिए r है, इसका द्रव्यमान मान लो m1 है, इसका द्रव्यमान मान लीजिए m2 है। ठीक है ना। तो अब उन्होंने बताया कि अब हम इसको थोड़ा सा गणितीय व्याख्या दे रहा है इसकी, है ना, गणितीय व्याख्या इस नियम की दे रहे हैं। ठीक है ना। तो मान लीजिए ये दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है और केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? r है। अब मान लीजिए इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है। गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? F है। तो न्यूटन ने बताया कि F का मान m1 इंटू m2 इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, पहली कंडीशन। एवं F का जो मान है वो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, सेकंड कंडीशन। ठीक है ना। क्या बताया उन्होंने कि मान लीजिए m1 m2 द्रव्यमान के दो गोलाकार पिंड हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, कोई पिंड है। तब इनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल यदि F हो तो F का जो मान है वो दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती लिखा था ना, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल। तो ये आ गया गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा हो गया? व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ठीक है। अब इसको अगर मैं संयुक्त रूप में लिख दूं, संयुक्त रूप मतलब मिलाकर लिखूं तो आ जाएगा F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जी हो जाएगा। ठीक है। जब हम यहाँ पर ये अनुक्रमानुपाती समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो F इक्वल टू आएगा कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, ये न्यूटन मात्रा क्या होता है? न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गया इसका गणितीय रूप। तो क्या बताया न्यूटन ने कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसका मान दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह बल दोनों को मिलान वाली रेखा के अनुदिश, इसी रेखा पर ये काम करेगा। ठीक है। और गणितीय व्याख्या इसकी, अगर मैं इसको बिंदु द्रव्यमान ले लिए हैं तो बिंदु द्रव्यमान को मिला करके ये रेखा बनेगी, रेखा संदेश हो जाएगा। तो मान लीजिए m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं, इनके बीच की दूरी r है। तब इनके बीच लगने वाला बल यदि F हो तो F अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2 आएगा, और F अनुक्रमानुपाती बटे r स्क्वायर। संयुक्त रूप में F अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, या F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर जो G है इसको अपन बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं इसको।
नियतांक, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक। अच्छा, इसको सार्वत्रिक नियम क्यों कहते हैं? सार्वत्रिक, तो सार्वत्रिक का मतलब होता है सब जगह लागू होना। यह नियम ब्रह्मांड में हर एक जगह लागू होता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम बोलते हैं। ध्यान रखना आप, पूरे ब्रह्मांड में, चाहे आप मंगल ग्रह पर चले जाओ, बुध ग्रह पर चले जाओ, सूर्य पर चले जाओ, चंद्रमा पर चले जाओ, हर जगह ये लागू होता है। तो वह नियम जो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह लागू हो वो सार्वत्रिक नियम कहलाते हैं। तो ये न्यूटन का जो नियम है ये हर जगह लागू होता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक कहते हैं। इसी प्रकार इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है पूरे ब्रह्मांड में हर जगह कांस्टेंट होती है, इसलिए इसको अपन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। कैपिटल जी की जो वैल्यू वैज्ञानिकों द्वारा निकाली गई वो होती है 6.67 गुण 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू बताओ मुझे कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻, ये आपको वैल्यू पूछी जाती है परीक्षा में। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये कैपिटल जी की वैल्यू है। और जी है वो न्यूटन के साथ गुरुत्वाकर्षण नियम का गणितीय रूप, तो ध्यान रखना है। और ये हमारे पास इसका सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सभी को नमस्कार।